नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली न्यूज़ एनालिसिस में। दिस वीडियो सीरीज इज प्रेजेंटेड टू यू बाय एथिक आईएएस। इस वीडियो सीरीज में हम आपके लिए लेकर आए हैं करंट अफेयर्स जो आपके यूपीएससी और स्टेट एग्जामिनेशंस के लिए बेनिफिशियल रहेंगे। आज है 16 अक्टूबर 2022 और आज हम करेंगे 3 न्यूज़ का एनालिसिस। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री के अंदर जो रूल्स रेगुलेशंस बनाई जा रही हैं उनके बारे में, जो जीएस के सेकंड पेपर से संबंधित है, गवर्नेंस का टॉपिक है। दूसरा हम पढ़ेंगे एक 2000 साल पहली रोसेटा स्टोन के बारे में, जो आपके जीएस के सेकंड पेपर से संबंधित है, कल्चर का पार्ट है और प्रीलिम्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तीसरा हम पढ़ेंगे एक पोर्टल के बारे में जो उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया है, जिसका नाम है साकार। यह आपके प्रीलिम्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। बात करते हैं अपनी पहली न्यूज़ के बारे में। तो देखिए, भारत के अंदर जो ऑनलाइन गेमिंग मार्केट है वो बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने एक टास्क फोर्स का सेटअप किया है। इनका काम ये है कि ये एक फाइनल रिपोर्ट तैयार करेंगे और इन्होंने एक फाइनल रिपोर्ट तैयार कर ली है, जिसके अंदर इन्होंने रिकमेंडेशन दिए हैं कि किस तरीके से आप ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री को रेगुलेट कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं क्या सजेशंस हैं, क्या ऑनलाइन गेमिंग मार्केट होता है और ऑनलाइन गेमिंग बेसिकली है क्या। देखिए, ऑनलाइन गेम जो है वो एक वीडियो गेम है जो या तो इंटरनेट पर खेला जाता है पार्शियली, या फिर सिर्फ इंटरनेट पर ही खेला जाता है। ये बेसिकली डिपेंडेंट रहते हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स पर। अब ये जो मैप एक बनाया गया है यहाँ पर गेमिंग इंडस्ट्री का मैप, इसके अंदर आपको ये समझाने की कोशिश की गई है कि ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री के अंदर कितनी सारे जो फैक्टर्स हैं जिन्हें रेगुलेट करना ज़रूरी है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं गेम डेवलपर्स पर। देखिए, जो गेम को डेवलप करते हैं उसके अंदर जैसे आप एक एग्जांपल दे सकते हैं, बिजार्ड है, रिस्पॉन है, वॉल्व है, या फिर जो स्टूडियोज़ हैं जैसे इंडी और ट्रिपल ए, ये लोग गेम्स डेवलप करते हैं। उसके बाद वो गेम आपके जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं या रिटेलर्स हैं उनके पास जाता है, जिससे आप उस गेम को अपने मोबाइल में डाउनलोड करते हैं या लैपटॉप में डाउनलोड करते हैं। वो करते हैं आप अपने ऐप स्टोर से या फिर रिटेल आउटलेट्स पे, या फिर जो डिजिटल डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वहाँ पर आप ये जाकर डाउनलोड करते हैं। उसके बाद मेन आती है स्ट्रीमिंग सर्विसेज। अब जैसे आपने देखा होगा कि भारत के अंदर बेसिकली कई यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो ऑनलाइन गेम खेलकर लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं और उन्होंने अपना एक करियर यूट्यूब में भी बनाया है एज अ लाइव स्ट्रीमर। तो वो लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं अपनी गेम की। उन गेम्स से वो कितना कमा रहे हैं इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ, यूट्यूब से वो अपना एक अच्छा खासा अर्निंग कर रहे हैं। तो मेन ये भी डिपेंड करता है ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री पर। तो ये स्ट्रीमिंग सर्विसेज जो हैं, जिसके अंदर ट्विच है, यूट्यूब गेमिंग है, जिनकी लाइव स्ट्रीम ब्रॉडकास्टिंग की जाती है। फिर आपके आते हैं हार्डवेयर डेवलपर्स जो हैं। अब इन गेम्स की एक हार्डवेयर डेवलपमेंट भी होता है, जो सीपीयू बनता है, जीपीयू है, कंसोल कंपनीज हैं जो बनाती है, इंटेल, नेविडिया, सोनी। तो ये सब कंपनीज इन्हें हार्डवेयर प्रोवाइड करवाती हैं। गेमिंग एरिनाज बनते हैं जिसके अंदर लैन कैफ़ेज होते हैं, स्टेडियम्स बनते हैं गेम खेलने के लिए। फिर इसके अंदर आपके आते हैं ई स्पोर्ट्स, जिसके अंदर टीम्स बनती हैं इकट्ठी, स्पॉन्सर्स रहते हैं जो गेम्स की एडवर्टीजमेंट कराते हैं ताकि उनका प्रमोशन हो सके, उनके गेम के अंदर ज़्यादा लोग आ सके, उनके गेम ज़्यादा बिक सके। कॉस्प्ले आर्टिस्ट रहते हैं। इसके अंदर एग्जाम्पल अगर आप लें तो जैसे एक टीम सीक्रेट है, लिक्विड गेमिंग है। फिर आते हैं आपके सॉफ्टवेयर डेवलपर्स जो गेम का सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, जैसे पंकबस्टर्स हैं, डिस्कॉर्ड हैं, ओपन एआई है। तो ये सब लोग जो गेम, अगर आपको कोई गेम तैयार करवाना है तो आपको एक सॉफ्टवेयर डेवलपर चाहिए होगा। तो ये वो लोग हैं जो सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं गेमिंग इंडस्ट्री के लिए, जो उनके टूल्स डेवलप करते हैं। फिर आते हैं आपके गेम के पब्लिशर्स, जो बिग कंपनीज होती हैं, जैसे कि उबीसॉफ्ट है, एक्टिविजम है, ईए है। तो इस तरीके से ये पूरी ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री है। इसका ये मैप है, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये कितनी बड़ी इंडस्ट्री है। और अगर हम बात करते हैं कि कितनी तेज़ी से बढ़ रही है या फिर इसके कितने टाइप्स हैं, देखिए सबसे पहले इसके आगे बढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि इसके कितने टाइप हैं। ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री 3 बेसिकली स्पोर्ट्स में डिवाइड की गई है। सबसे पहला है उसका ई स्पोर्ट, जो एक वेल ऑर्गेनाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स है जिसके अंदर प्रोफेशनल प्लेयर्स जो हैं वो खेलते हैं। दूसरा है फैंटेसी स्पोर्ट्स। फैंटेसी स्पोर्ट्स के अंदर आ जाती हैं वो गेम्स जिनके अंदर जो रियल प्लेयर्स हैं उनसे रिलेटेड आप किसी ऐप पे कोई भी एक प्लेयर्स की जो आइडेंटिटी है उसके उन्हीं के जैसे
प्लेयर्स को खरीदते हैं, इमेजिनरी या वर्चुअल टीम बनाते हैं। जैसे आप देखते हैं फैंटेसी क्रिकेट है, फैंटेसी बेसबॉल है, फैंटेसी बास्केटबॉल है। अब इसके अंदर जो प्लेयर्स रहते हैं उनकी जो रेटिंग्स है या उनके जो भी बार ग्राफ उनके रियल लाइफ में चल रहे हैं वही इन गेम्स में रहते हैं। उसके बाद ये एक टीम बनती है और वो टीम compete करती है दूसरी टीम के साथ। आप किसी भी प्लेयर को, किसी भी टीम के प्लेयर को खरीद कर एक अपनी टीम बना सकते हैं। तीसरा आती है इसके अंदर कैजुअल गेम्स। कैजुअल गेम्स के अंदर या आपकी स्किल रिक्वायरमेंट हो भी सकती है और दूसरा आपकी चांस बेस्ड रिक्वायरमेंट भी हो सकती है। इसका मतलब ये है कि ये बेसिकली दो चीज़ों पर डिपेंड करता है जो कैजुअल गेम्स है, या तो आपकी मेंटल स्किल पर या फिर चांस बेस्ड ऑनलाइन गेम्स पर। मेंटल स्किल के अंदर तो आपके कई सारे गेम्स आ जाते हैं, जैसे आप अगर सुडोकू खेलते हैं या आप कोई भी इस तरीके का गेम खेलते हैं। चांस बेस्ड के अंदर आपकी जो रैंडम एक्टिविटी के बेस्ड पर, जैसे डाइस का गेम है, आप उसके अंदर अगर डाइस डालते हैं तो वो आपके चांस पर डिपेंड करता है कि आपके क्या नंबर उसके अंदर आते हैं, जैसे हम लूडो कहते हैं। तो ये ऑनलाइन गेमिंग भी खेली जाती है कैजुअल गेम्स की। अब देखिए ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई गवर्नमेंट को या हमारी मिनिस्ट्री को कि इसके ऊपर उन्हें एक रेगुलेशन लेके आने की ज़रूरत पड़ गई और एक टास्क फोर्स बनाने की ज़रूरत पड़ गई। तो आप देखिए गवर्नमेंट का ये एस्टिमेट है कि जो रेवेन्यू जनरेट होगा ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री से 2025 में वो लगभग $5 बिलियन का होगा, ये एस्टिमेट किया जा रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि ये इंडस्ट्री कितनी बड़ी है। अगर आप इसकी ग्रोथ की बात करें तो 2017 से 20 के बीच में 38% की ग्रोथ रही है भारत के अंदर। इसके अंदर अगर आप कंपेयर करते हैं चाइना और अमेरिका की, जिससे मैं आपसे बात भी कर रहा था, तो ये 8% की ग्रोथ रही है चाइना के अंदर और 10% रही है यूएस के अंदर। तो भारत के अंदर कितनी तेजी से ये चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। अब इसके अंदर एक जिक्र किया गया है CAGR का। CAGR का मतलब है कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, मतलब पूरे साल की जो ग्रोथ रेट है। अब देखिए ये जो इंडस्ट्री है ये इनकंसिस्टेंट है। इसके अंदर कोई पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो नहीं किया जाता कि आपके हर महीने गेम होंगे या आपके हर 6 महीने में गेम होंगे। ये कभी भी किसी भी तरीके से कोई भी जो स्पॉन्सर्स है वो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवा जाते हैं जिसके अंदर प्रोफेशनल प्लेयर्स जो है पार्टिसिपेट करते हैं और खेलते हैं। अब इसके अंदर जो लॉ बनाया जा रहा है गेमिंग इंडस्ट्री, इस ऑनलाइन गेमिंग पर भारत के अंदर, अब ये सोचना की वाली बात है कि ऑनलाइन गेम्स जो हैं वो अगर लॉ बनाए जा रहे हैं तो वो किसी ना किसी या तो वो सेंट्रल लिस्ट के अंदर आएंगे या फिर स्टेट या फिर आपकी कंकरेंट लिस्ट के अंदर। तो ये आपके आते हैं स्टेट सब्जेक्ट के अंदर, स्टेट लिस्ट के अंदर आते हैं। अब जो ऑनलाइन गेमिंग क्योंकि स्टेट सब्जेक्ट के अंदर है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट जो है उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया है कि वो कुछ रूल्स और रेगुलेशंस बनाए जिससे वो जियो ब्लॉकिंग सर्टेन ऐप्स जो है, जो मतलब पूरी वर्ल्ड वाइड काम कर रही हैं, उन ऐप्स को वो कैसे ब्लॉक कर दें या उनकी टेरिटरी को वो किस तरीके से ऐसा बनाएं कि उनकी स्टेट्स के अंदर अगर वो कोई रूल रेगुलेशन बनाते हैं तो उसको अप्लाई कैसे करेंगे। तो ये इस तरीके की समस्याएं स्टेट गवर्नमेंट के सामने काफ़ी ज़्यादा आ रही हैं। वो फेस कर रहे हैं इस चीज़ को कि कोई वेबसाइट जो सिर्फ उनकी टेरिटरी में नहीं पूरे देश में काम करती है बल्कि पूरी दुनिया में है, वो उसके ऊपर बैन कैसे लगा दें और वो किस तरीके से उसे रेगुलेट करें। अब देखिए ऐसे में अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट कोई रूल बनाती भी है तो उसे अप्लाई करने का एक बहुत बड़ा इशू आता है, क्योंकि मान लीजिए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट या ओडिशा की गवर्नमेंट अपने स्टेट में कोई रूल बनाती है तो वो सिर्फ ओडिशा के अंदर ही लागू रहेगा, वो उत्तर प्रदेश में भी लागू नहीं रहेगा। तो ऐसे में जो ऑनलाइन इंडस्ट्री है वो पूरे भारत में क्या पूरी दुनिया में एक है। तो आप अपनी स्टेट में इस चीज़ को बैन कर सकते हैं, लेकिन जो ट्रैफिक अदर स्टेट से आ रहा है आप उसको कैसे अप्लाई करेंगे और उसको कैसे आप रेगुलेट करेंगे। तो ये एक बहुत इनकंसिस्टेंसी है इस रेगुलेशन के अंदर। दूसरा, जो पावर है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ अपनी जो उसकी बाउंड्रीज है उसी के अंदर कानून बना सकती है, रेगुलेशंस बना सकती है, और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर के पास ये अधिकार नहीं है कि वो किसी भी कोई बड़ी वेबसाइट को पूरी भारत के अंदर बैन कर दे या कोई एक इशू ऑर्डर कर दे कि ये ऑफशोर विदेशी बैटिंग साइट्स हैं ये अब हमारे यहाँ इस्तेमाल नहीं की जाएंगी। ऐसी पावर सिर्फ और सिर्फ सेंटर के पास है। अब इसके अंदर कुछ कंसर्न्स देखिए, ऑनलाइन गेमिंग को ध्यान में रखते हुए इसके ऊपर कानून बनाने का एक सबसे बड़ा कारण ये है कि इसकी वजह से हमारी सोसाइटी के अंदर कई सारी चीज़ें बहुत गलत हो रही हैं। एक तो हमारे यहाँ पर सुसाइड के जो इंसिडेंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं, क्योंकि लोग बाग गेम खेलते वक्त को बहुत बड़ी अमाउंट जो है पैसा वो गेमिंग इसमें लगाते हैं, लेकिन जब क्योंकि इनकी सोर्स पता नहीं रहती और वो पैसा वो हार जाते हैं तो ऐसे में वो लोग सुसाइड कमिट कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पर सुसाइड टेंडेंसी ये जो कंसिस्टेंसी है ये बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ये इंसिडेंट्स बढ़ गए हैं।
अब ये जो ऑनलाइन गेमिंग बिजनेस है ये बहुत अनसर्टेन है। पहले तो ये अनकंसिस्टेंट थे, कभी भी करवा दिए जाते थे। अब ये इतने अनसर्टेन हो गए हैं कि इनका कुछ पता ही नहीं है, कभी भी ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, कभी अब ये भी कुछ कंफर्म नहीं है कि कौन इन्हें स्पॉन्सर कर रहा है, कौन इन्हें ऑर्गेनाइज करवा रहा है, कि किस कंपनी का बैकग्राउंड कैसा है। अगर आपने इसके अंदर पैसा लगाया है कि आपको रिटर्न मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा अनिश्चितताएं हैं। इसके अलावा कुछ और भी कई सारी कंसर्न्स हैं। अब देखिए, अब क्योंकि कोई भी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फिलहाल नहीं है जिसके अंदर इसे गवर्न किया जा सके, इन सभी एस्पेक्ट्स को ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री के, जिसके अंदर कोई भी शिकायत अगर आपके साथ फ्रॉड होता है ऑनलाइन गेमिंग के अंदर, तो आपके पास कहीं शिकायत करने का ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि कोई रेगुलेशन या फ्रेमवर्क ही नहीं है। अब जो प्लेयर प्रोटेक्शंस हैं, जो प्लेयर्स खेल रहे हैं, उनको कोई प्रोटेक्शंस प्रोवाइड नहीं की गई है इसके अंदर। जो उनके डेटा है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी कोई फ्रेमवर्क नहीं है। उनके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में, या फिर जो मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स है जिससे लोगों को बहला फुसला कर उनके पैसे जो है उनके साथ स्कैम कर लिया जाता है, तो इसके इस तरीके के कोई भी फ्रेमवर्क नहीं बने हुए हैं। तो इसीलिए इस रेगुलेशंस की या इस टास्क फोर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इसके बारे में आप देखिए टास्क फोर्स ने क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि सबसे पहले तो इसके जो लॉ है वो सेंट्रल अप्लाई करे, और जो कैजुअल गेम्स है उन्हें इससे बाहर रखा जाए जिनके अंदर कोई भी मनी इन्वॉल्व नहीं है। इसी के साथ साथ एक रेगुलेटरी बॉडी बनाई जाए जो ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री को रेगुलेट करेगी। एक 3 टायर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म बनाया जाए, ताकि जो बिल्कुल सिमिलर हो जो कि आईटी रूल्स 2021 के अंदर बताया गया था ऑनलाइन स्ट्रीमिंग सर्विसेज के लिए, वो बिल्कुल सेम इसी तरीके का एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन बनाया जाए। और जो कोई भी ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म है, चाहे वो डोमेस्टिक हो या फॉरेन हो, उसे भारत से एक लीगल एंटिटी इनकॉर्पोरेट करनी पड़ेगी इंडियन लॉ के तहत, तभी उसे भारत के अंदर कोई भी गेम ऑर्गेनाइज करवाने में या फिर फ्रीली एक्सेसिबल रहने के लिए रेगुलेट मतलब कहा जाएगा कि उसको एक्सेस दिया जाएगा कि आप हमारी कंट्री के अंदर कोई भी बिजनेस कर सकते हैं। एक रेगुलेटरी बॉडी बनाई जाए जिसके अंदर जो आपकी MEIT है, जिसे आप मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं, वो नोडल मिनिस्ट्री का काम करेगी जो इन ऑनलाइन गेमिंग को रेगुलेट करेगी। इसके अलावा जो आपकी स्पोर्ट्स कैटेगरी है, जो ई स्पोर्ट्स कैटेगरी है, उसको लीड करेगा आपका डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स। जो इन्फॉर्मेशन ऑफ ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री है वो सारे एडवर्टीजमेंट्स को रेगुलेट करेगी। कोड ऑफ एथिक्स रेगुलेशन, जो भी कंटेंट का क्लासिफिकेशन है, उसको भी आपकी इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ही रेगुलेट करेगी। जो कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री है वो रेगुलेट करेगी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को जो की जा रही हैं इस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर। अब इसके साथ साथ ऑफशोर बैटिंग ऐप्स जो है, इनके बारे में टास्क फोर्स का कहना यह है कि इन्हें एक प्रोहिबिशन यूजर हार्म की लिस्ट में डाल दिया जाएगा, ताकि लोगों को ये पता चले कि इन ऐप्स को यूज करना हार्मफुल है और उन्हें इससे नुकसान हो सकता है, वो अपना पैसा इसके अंदर खो सकते हैं, ताकि इन चीज़ों से बचा जा सके और इन गैम्बलिंग वेबसाइट्स को पूरी तरीके से प्रोहिबिट किया जा सके, बैन किया जा सके। तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं, उसके बारे में भी हमें कमेंट डाउन करके ज़रूर बताइए, अगर आपका कोई सजेशन है। बात करते हैं दूसरे न्यूज़ के बारे में। तो इजिप्ट के हिस्टोरियंस जो हैं उन्होंने यूके से कहा है कि उनके पास से जो 2000 साल पुराना रोसेटा स्टोन जो यूके के एक ब्रिटिश म्यूजियम में है, क्योंकि ये वहाँ पर एक बहुत ज़्यादा विजिटेड ऑब्जेक्ट है, मोस्ट विजिटेड ऑब्जेक्ट, इसको देखने काफ़ी ज़्यादा लोग आते हैं। तो इजिप्ट का कहना है कि ये आप हमें वापस दे दीजिए, क्योंकि ये हमारी मॉडर्न नॉलेज के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हिस्टोरियंस जो हैं वो इसके ऊपर रिसर्च करना चाहते हैं। अब ये स्टोन क्या है, देखिए ये वो पत्थर है जिसे रोसेटा स्टोन के नाम से जाना जाता है। ये एक बहुत लार्ज स्टोन स्लैब है जिसके ऊपर इंस्क्रिप्शंस किए गए हैं बहुत अलग अलग तरीके के, और ये ऐसा माना जाता है कि इसके ऊपर जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो 3 भाषाओं में है, मतलब उनकी 3 स्क्रिप्ट्स हैं, सिर्फ एक स्क्रिप्ट के अंदर वो नहीं लिखे गए हैं, वो 3 स्क्रिप्ट्स में लिखे गए हैं, जो कि उस समय के 2000 साल पहले के जो राजा या महाराजा थे उनकी ऑफिशियल जो ऑर्डर्स हैं उनके बारे में बताते हैं। जैसे अगर आप बात करते हैं, सिमिलर कंपेयर करें हम भारत में, तो जैसे अशोका ने स्तंभ बनवाए थे, उन स्तंभ पर बुद्धा की टीचिंग्स थी, या उन स्तंभ पर यह लिखा गया था कि किस युद्ध में कौन जीता है, किसी भी वार के इंस्क्रिप्शंस उसके ऊपर रहे हैं। तो इसी तरीके से इसके ऊपर भी इंस्क्रिप्शंस हैं और ये 2000 साल पुराना है। अब इसका जो सिग्निफिकेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है इजिप्ट के अंदर। इनका कहना है कि ये एक बहुत बड़ी अंडरस्टैंडिंग की हो सकती है इजिप्शियन हेरोग्लिफ्स के लिए। हेरोग्लिफ्स जो है ये बेसिकली कहा जाता है सेक्रेड कार्विंग्स के लिए, कि मतलब ये जो कार्विंग्स है ये इनके लिए काफ़ी ज़्यादा सेक्रेड है, और ये जो हिस्टोरियंस है ये इससे इजिप्ट के इतिहास का पता लगा सकते हैं। आर्कियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस काफ़ी ज़्यादा है इसका, क्योंकि ये 2000 साल पुराना है। अब बात करते हैं अपनी तीसरी न्यूज़ के बारे में। तो देखिए
उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक जी ने एक पोर्टल तैयार किया है जिसके अंदर जो SC/ST कैटेगरी के विक्टिम्स हैं, अब जो परेशानी वो फेस कर रहे हैं वो ऐसी परेशानी ना फेस करें और उनकी जो भी उनकी एट्रोसिटी है, समस्या है, उसकी इन्वेस्टिगेशन को तेज करने के लिए और पेमेंट कोई भी कंपनसेशन उन्हें मिलना है विक्टिम्स को, उसको उस कंपनसेशन को, उस इन्वेस्टिगेशन को सभी को मात्र 21 दिन के अंदर कंप्लीट करने के लिए ये पोर्टल तैयार किया गया है। अब ये पोर्टल क्या है? बेसिकली इसका नाम है साकार। साकार मतलब सिंगल विंडो एप्लीकेशन एट्रोसिटी कंपनसेशन असिस्टेंस एंड रिलीफ, ये इसकी फुल फॉर्म है। अभी जो पोर्टल तैयार किया गया है ये इसलिए तैयार किया गया है ताकि जो इन्वेस्टिगेशन है उसको तेज किया जा सके और जो कंपनसेशन पेमेंट्स हैं उनको भी तेज किया जा सके ताकि लोगों को बहुत ज़्यादा समय ना लगे उनकी कंपनसेशन मिलने के लिए। अभी जो साकार पोर्टल है ये बेसिकली जितने भी डिले हैं मैनुअल सिस्टम के, इंक्वायरी के हों या फिर पेमेंट के हों, जो विक्टिम्स को काफ़ी ज़्यादा लंबे समय बाद मिलती हैं, उसको अवॉइड करने के लिए तैयार किया गया है। ये पोर्टल इंक्रीज करेगा एफिशिएंसी की डिलीवरी मैकेनिज्म के अंदर, मतलब जो डिलीवरी की जाती है, जो विक्टिम्स को कंपनसेशन मिलना है या इन्वेस्टिगेशन होनी है, ये उसकी एफिशिएंसी को बेहतर करेगा और इन सभी चीज़ों का मात्र 21 दिन के अंदर सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाएगा SC/ST कैटेगरीज के विक्टिम्स को। अब ये जितना भी प्रोसीजर होगा, चाहे उसके अंदर FIR की रजिस्ट्रेशन हो, मेडिकल रिपोर्ट्स हो, कास्ट सर्टिफिकेट हो या फिर जॉइंट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट हो, ये सब कुछ सबमिट किए जाएंगे ऑनलाइन, सब कुछ डिजिटाइज किया जाएगा ताकि कोई भी इसको एक्सेस कर सके। और ये जो कंपनसेशन अमाउंट है ये पूरी की पूरी पे की जाएगी विक्टिम के अकाउंट में, ताकि डायरेक्ट, और पूरा इसका जो पीरियड है वो है 21 दिन का मात्र। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में कमेंट डाउन जरूर कीजिएगा और आपके अगर कोई सजेशंस हैं ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड तो उसके बारे में भी आप हमें कमेंट डाउन करके बता सकते हैं। धन्यवाद।